बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान बतूल ज़हरा, आपके पसंदीदा टीवी चैनल टाइम टीवी पे आपका पसंदीदा प्रोग्राम नेमत ज़रा लेके हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि हमारी एक गेस्ट मेहमान आती हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हमसे डिस्कस करती हैं और हमारे साथ अफ्तार बनवाती हैं। तो आइए बिना किसी देर किए हम अपनी मेहमान को बुलाते हैं जो कि एक डेंटिस्ट हैं और हम उनसे रोज़े और डेंटिस्ट यानी दांतों के मसाइल के बारे में बात करेंगे। तो बुलाते हैं मिस बेनिश इलाही रिजवी को, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तशरीफ थैंक यू सो मच। आइए तशरीफ। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुशामदीद आपका हमारे प्रोग्राम नेमत कदा में। और आज हम आपसे बात करेंगे, पहले तो ये बताइए कि आप डेंटिस्ट हैं और रोज़े भी चल रहे हैं, तो पहले ये सवाल कर लेते हैं कि रोज़े में मुंह की सफाई का किस तरह ख्याल रखें? अच्छा देखिए, रोज़े में और आम दिनों में मुंह की सफाई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद रोज़े में हम ज़्यादा खाना पीना नहीं कर रहे होते तो उसकी वजह से हम शायद दांत ना ब्रश करें या उतना हमें सफाई का ख्याल नहीं रखना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपकी सफाई के औकात तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। आम दिनों में आप सुबह या रात को अगर ब्रश करते हैं तो आप रोज़े की हालत में सहर और अफ्तार के बाद कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि मुंह से बदबू आने की क्या वजूहात हैं? अच्छा बिल्कुल, मुंह से बदबू आने की बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। उनमें से कुछ रीज़न्स जो है ना वो हमारी ओरल कैविटी की ही वजह से होती हैं और कुछ हमारे बाकी बॉडी सिस्टम से रिलेट करती हैं। अच्छा, हम डेंटिस्ट जो है ना, आपकी जहाँ तक ओरल कैविटी के जो रीज़न्स हैं उसके लिए तो हम फिर भी आपको बता सकते हैं कि आप ये करें। ऐसा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ओरल कैविटी क्या है? हाँ बिल्कुल, ओरल कैविटी हम मुंह को कहते हैं, ठीक है ना, मुंह का हिस्सा। और मुंह हमारा समझे एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ से हम हर चीज़ अंदर जिस्म के लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ओरल कैविटी की हाइजीन का मतलब है कि उसमें आपके दांत भी आ जाते हैं, आपकी ज़बान भी आ जाती है और मुंह के अंदर की जो पूरी खाल है वो भी आ जाती है। तो ओरल कैविटी की सफाई का मतलब सिर्फ दांतों की ही सफाई नहीं है, बल्कि ज़बान की सफाई, मुंह के अंदर की जिल्द की सफाई, इवन हलक तक की सफाई का ताल्लुक़ है, ठीक है। तो बीइंग अ डेंटिस्ट, अगर आप हैलिटोसिस के बारे में आपने मुझसे सवाल किया था, मुंह की बदबू जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको गाइड कर सकते हैं कि मुंह को कैसे साफ़ रखें। जब सफाई की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं या कोई भी इनटेक कर रहे हैं उसको हमारे मुंह में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे मुंह का पीएच जो है वो ड्रॉप होता है, यानी समझे एक तरह से एक एसिडिक, एक तेज़ाबियत हमारे मुंह के अंदर पैदा होती है और जितना टाइम 1 से 1.5 घंटा लगता है हमारे मुंह को उसको न्यूट्रलाइज़ करने में। जितनी देर हमारे मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक रहता है, हमारे जो दांत हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इस बात के कि उनको कीड़ा लग सके, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये कि खाना खाते के साथ ही या इनटेक करते के साथ ही आपको ब्रश करना है या कुल्ली करनी है, ठीक है। दूसरा ये कि दांतों की काफ़ी सारी सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, सामने की हो गई, पीछे की हो गई, लेकिन एक सर्फेस होती है जो दांतों के दरमियान की होती है, उधर ब्रश नहीं जाता। उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप फ्लॉसिंग से साफ़ करें या आप गार्गल्स करें या आप माउथ वॉश यूज़ करें, ठीक है। तो ये तो बीइंग अ डेंटिस्ट मैं ये एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी किसी के मुंह से बदबू आती है तो मैं उसको रेकमेंड करूँगी कि वो फिजिशियन को दिखाए, क्योंकि डायबिटीज़ हो गई, स्टमक के कुछ इन्फेक्शंस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें भी आपकी हैलिटोसिस का बाइस बनती हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि दांतों के आगे निकल आने की वजह क्या है और उनके क्या हल हैं? अच्छा, दांतों के आगे आना, देखिए कुछ तो बचपन में ही इस बात की कंप्लेन करते हैं, कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ लोग जो हैं जब वो एडल्ट लाइफ में एंटर होते हैं उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके दांत आगे आते हैं। अच्छा, दोनों सूरतों में हम मुख्तलिफ एडवाइस देते हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं। अगर बचपन में कोई हमारे पास आ रहा होता है उसका ट्रीटमेंट हम अलग रिकमेंड करते हैं, अगर कोई बड़ी उम्र में हमारे पास आता है उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसकी वजूहात अलग होती हैं, ठीक है। यूजुअली बचपन में जो बच्चे आ रहे होते हैं उसकी 2 ही रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि दांतों का एक साइज़ होता है नॉर्मल, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है हर दांत का। अगर जबड़े में
इतनी जगह नहीं है कि वो नॉर्मल साइज़ के दांत उस जबड़े में आ सकें, तो पीछे मुंह में कोई जगह नहीं होती दांतों के निकलने की, तो दांत जो हैं वो बाहर की तरफ ही निकलते हैं और होंठ उठे हुए लगते हैं। एक वजह तो ये होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह ये होती है कि कुछ बच्चों की ग्रोथ पैटर्न ही ऐसा होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ लोगों का कद छोटा होता है, कुछ का कद लंबा होता है, तो इसी तरह से कुछ बच्चों के जो ऊपर का जबड़ा है वो बनिस्बतन नीचे के जबड़े से ज़्यादा ग्रो करता है, और उस सूरत में भी हमको बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उनके दांत आगे आए हुए हैं, जबकि उनका ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़े से ज़्यादा आगे होता है। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि डेंटिस्ट को कब दिखाएं हम? कब दिखाएं? देखें, उसूलन तो आपको कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूरी विज़िट करें, ठीक है। रेकमेंडेड ये है कि आप 6 मंथली विज़िट करें। वैसे हम लोग दर्द होने के बाद तशरीफ़ लाते हैं, तो हम सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं, और डेंटिस्ट को दिखाना इतना ज़रूरी नहीं समझ रहे होते जब तक कि कोई बड़ा इशू ना क्रिएट। बिल्कुल ऐसे ही है बतूल। देखिए, हमारे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन आई थिंक हर कोई करता है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल बात जब हो जाती है जब कोई शदीद पेन में आता है और इट्स टू लेट एक्चुअली, और उस वक्त हमारे पास ना बड़े एडवांस ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं, जिसमें से एक रूट कैनाल है या एक्सट्रैक्शन है, यानी कि दांत को निकाल देना। रूट कैनाल यानी दांत की नस को ख़त्म कर देना। अच्छा। ठीक है, मेरे लिहाज से ना ये थोड़े से एडवांस ट्रीटमेंट हैं। अगर कोई रेगुलर डेंटिस्ट को विज़िट करता है, जैसे कि साल में एक दफ़ा भी अगर आप कर लें, तो कम से कम हम उस चीज़ को वहीं रोक सकते हैं, है ना। उस हद तक नौबत नहीं आती कि जी आपको दांत निकालना पड़ जाए या आपको रूट कैनाल करनी पड़ जाए। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि 6 महीने में नहीं तो कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। और स्पेशली बच्चों के जब परमानेंट दांत निकल आते हैं, जो कि अमूमन 6 से 7 साल की उम्र में निकल आते हैं, उसके बाद आप उनको साल में एक दफ़ा या साल में 2 दफ़ा उनको ज़रूर विज़िट करवाएँ। अच्छा, आपने बच्चों का ज़िक्र छेड़ा, तो मुझे ये बताइए कि बच्चों के दांतों का ना टूटना या टेढ़ा निकल आना, इसकी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, इसकी भी वजूहात इसी तरह से होती हैं कि बच्चों के अमूमन 6 से 7 साल की उम्र में पक्के दांत निकलते हैं, ठीक है। हमारे मुंह में 2 सेट्स निकलते हैं दांतों के। पक्के दांत 6 से 7 साल की उम्र में निकलते हैं। अच्छा, अब अगर जबड़े में जगह नहीं मिल रही किसी वजह से, ठीक है, और वो वजह अमूमन क्या होती है कि जो दूध का दांत है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा होता, उसकी वजह से पक्का दांत नीचे नहीं आ पा रहा होता, ठीक है, वो एक वजह तो आपकी ये होती है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि दूध का दांत हिल रहा है लेकिन 6 से 8 महीने गुजर जाने के बाद भी पक्का दांत मुँह में नहीं आया है, तो बेहतर यही है कि आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें। अच्छा, जी हाँ। और अंदर की सूरत हाल एक्सरे लेकर ही सही तौर से पता की जा सकती है कि पक्का दांत कितनी दूर है, निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला, या क्या ऐसी चीज़ें जो उसको रोक रही है निकलने से। बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे नाज़रीन को हमको बताई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे दांतों के मसाइल तो डिस्कस हो गए, अब ये बताइए कि माशाल्लाह आप मदर भी हैं और प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे अपनी घर की ज़िंदगी को प्रोफेशनल? शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई और मुश्किल लगी। अच्छा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट किया, सीखा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि करना क्या चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दें या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दें कि जो नहीं छोड़ी जा सकती, उसका भी एक गिल्ट अंदर से आपको रहता है। तो बदूर सबसे पहले तो जो है अल्लाह से तवस्सुल किया, शुक्र है अल्लाह का, उसने गाइड किया, फिर फैमिली की सपोर्ट, फिर ख़ुद को भी मजबूत किया। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अब हम असल आपका मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब टाइम मैनेजमेंट है। आपको अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि आपको प्रोफेशन को भी टाइम देना है, आपको बच्चों को भी टाइम देना है, लेकिन बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, मैं फिर भी ये समझती हूँ कि जो आपकी घरेलू ज़िंदगी है ना, वो आपको प्रायोरिटाइज़ ही करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ीमेल के अंदर ऐसा कुछ होता है कि अगर आपने घरेलू ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया और अपने प्रोफेशनल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया, तो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और मेरा ख्याल है आप फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाते, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। तो जो औरतें आई थिंक अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से सेटिस्फाई होती हैं, वो अपने करियर को भी बहुत आराम से आगे लेके चल सकती हैं। सही, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या आज की जनरेशन को पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए मेरा टॉपिक दांतों के हवाले से है, तो मैं 2-3 मैसेजेस अपने यूथ को ज़रूर दूँगी।
देखिए बिल्कुल जैसे आप अपने ज़ाहिर का ख्याल रखते हैं ना, दांत भी बिल्कुल ऐसे ही आपके पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर से अच्छे कपड़े पहन लें लेकिन आप अपने मुंह का या दांतों को बिल्कुल ही इस तरह से छोड़ दें या उनको निगलेक्ट करें। जब आप बोलते हैं, आप बात करते हैं तो वो नज़र भी आते हैं और अगले को ये भी एहसास होता है कि वो साफ़ हैं या नहीं। ठीक है, मुंह की बदबू के ज़रिए से या हेलेटोसिस के ज़रिए से। तो अपनी ओरल कैविटी का, अपने दांतों का ख्याल रखें बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगी, हमारे यहाँ लोग अमूमन ये समझते हैं कि जी आपने रात को खाना खाया, चाहे आप कितना ही लेट खा रहे हैं और सोने से पहले आपने ब्रश किया और आप सो गए, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। देखिए जब आप खाना खा लेते हैं ना तो आपके मुंह का पीएच, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, आपके मुंह में एक तरह का तेज़ाब बनता है जो दांतों में डीके लगने का या कीड़ा लगने का बाइस बनता है और वो 1 से 1.5 घंटे आपके मुंह के अंदर रहता है। तो आप बेशक ब्रश भी कर लें लेकिन आपके मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक ही होता है। तो बेहतर ये है कि आप सोने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले अपने खाने पीने को बंद कर दें। बेशक ब्रशिंग आपको ज़रूर करनी है लेकिन प्लीज़ काइंडली आप खाना पीना 1 घंटे पहले अपना बंद कर दें। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी आपने हमारे साथ की है जी नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह नेमत कदा में, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आएंगे और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक इफ्तार की डिश बनाएंगी। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हैं डॉक्टर बीनिश इलाही रिजवी के साथ, जो हमारी डेंटिस्ट हैं। इनसे ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातें हो रही थी, अभी हमारे साथ हैं किचन में और हमें बताएंगी कि आज क्या बना रही हैं। अच्छा बतूल, मैं बनाने जा रही हूँ एक्सप्रेस मलाई बोटी। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है ये, और ये एक्सप्रेस इसलिए क्योंकि ये जल्दी जल्दी बन जाती है वो बड़े केओटिक रूटीन के साथ। अच्छा, मलाई बोटी के लिए ऑब्वियसली चिकन चाहिए। ठीक है ना, ये बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे से पीसेस में हुई हुई है, 250 ग्राम्स है। ठीक, ये 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन है। ये मैंडेटरी इंग्रेडिएंट हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, सॉल्ट है, ये क्रीम है, कोई सी भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, अनियन। ठीक है, ये मिक्स्ड मसाले हैं सारे, ऑल स्पाइसेस जो हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लाल मिर्च, हल्दी, भुना हुआ ज़ीरा, ये सारी चीज़ें। ये है स्प्रिंग अनियन। ये थोड़ा सा डिफरेंट इंग्रेडिएंट है, ये है चिकन पाउडर। ये कॉमनली आपको मिल जाएगा हर जगह। ठीक है ना, हर मार्केट में, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम ऑयल गर्म हो गया है, इसकी तरफ आए हैं जी। अच्छा, आप बताइए। ठीक है, ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है। बतूल, सबसे पहले हम इसमें चिकन डाल देंगे। ठीक है, ओके, ये और इसी के साथ थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाल लें इसमें। ये सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पेस्ट के साथ से एग्जैक्टली सही है। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसमें डाल लें सॉल्ट। ठीक है, हस्बे जायका जो कम खाते थोड़ा सा ही डाल लें, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, ये जो चिकन पाउडर है इसमें भी सॉल्ट होता है। ओके नाज़रीन, हाँ, चिकन पाउडर में इसमें सॉल्ट होता है, तो आप थोड़ा सा देख कम ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप बाद में ज़्यादा डाल सकते हैं। सही। इसको आपने 1-2 दफ़ा स्टर करके और आप इसको कैप दे दें, क्योंकि हमें चिकन को इसी ऑयल में गलाना है। ओके। ठीक है, इसको वेल डन करना है, क्योंकि बाद में हम सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो ये हम इसको कवर कर देते हैं लिड से। थैंक यू। इसको तकरीबन कितनी देर? चिकन है और इतने छोटे छोटे से पीसेज हैं बतूल, हार्डली इट टेक्स 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स। ओके। और ये इसी के अंदर ये हो जाती है। अच्छा, जब तक आप मुझे ये बताएं कि ये आप डेंटिस्ट भी हैं और आप अभी जैसे कि बता रही थी कि यू लव कुकिंग और आपको बहुत पसंद है कुकिंग करना, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, बहुत सच बोलूँ या थोड़ा सा झूठ बोलूँ? नहीं, सच बोलें। सच बोलूँ। अच्छा, बात ये है कि मैं जो ना बड़ा हस्बे ज़रूरत पकाती हूँ, बड़ा ही हस्बे ज़रूरत, लेकिन वो भी मेरे लिए ज़्यादा ही हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बच्चे हैं घर में, बाकी लोग भी हैं,
तो हर वक्त एवरी टाइम उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता सही है। बात है। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि वीकेंड्स पे ना एक दो हाफ कुक्ड अपनी डिशेस लेके बना के और या तो मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, या बैकअप में कुछ ना कुछ मेरी हाफ डन चीज़ें रेडी होती हैं। सही। और डेली बेसिस पे तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो बस वीकेंड्स ही होते हैं। अब वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है खाना बनाने का। अच्छा। चलिए देखिए इसको आप क्या चेक कर लेते हैं। बिल्कुल। ऑलमोस्ट होने वाली है ये, बल्कि हो ही गई है। हो गई है। इसमें ठीक बाकी है। ingredients डालें। अच्छा बतूल, बात ये है कि इसमें ना हम बाकी इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, बल्कि हमें इस चिकन को निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये लीजिए। इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेनर होता तो जल्दी से निकल आती है। ठीक है, ये तकरीबन पक चुकी है। बिल्कुल पक चुकी है, क्योंकि अब हमें इसको मज़ीद पकाना नहीं है। अब समझें हम इसको ना मिक्स करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओके। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। अच्छा, अब ये जो ऑयल है ना, इसको थोड़ा सा आप इसका पानी ड्राई कर लें, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके। अब मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम, अनियन, ठीक है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। ये हमारा चला गया कैप्सिकम, सही है। ये फ्राई होगा। ठीक है, ठीक है। फ्लेम तेज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको बस इतना आप सौटे करें कि थोड़ा सा ना इन चीज़ों का, आपके वेजिटेबल का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और सॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन पाउडर में भी होता है, तो उसमें आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे। ये ऑल स्पाइसेस हैं, ये चले गए। ठीक है, और आप दोबारा से थोड़ा सा इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। बिल्कुल। ओके। गार्लिक पेस्ट डाल दें आप। ठीक है, ये भी जितना भी अकॉर्डिंगली आपके यहाँ खाया जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो इसका चिकन पाउडर, एग्जैक्टली। बहरहाल इसका ये मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट इसमें 250 ग्राम चिकन में ये आप 3 से 4 टेबलस्पून आप आराम से डाल दें। सही है। ठीक है, सब चीज़ें हमारी चली गई हैं। ब्लैक पेपर हमने चिकन में डाल दिया था। ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके। अब यहाँ से ना आपको थोड़ा क्विक चीज़ें करनी है। बतूल, अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम बेसिकली इन चीज़ों को ना कोट करती है और थिक हो जाती है बड़ा जल्दी से। तो इसको बड़ा क्विकली आपको स्टर करना है, बिकॉज आपकी डिश ऑलमोस्ट बन चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। बाकी आपने इसमें जो चिकन फ्राई किया था वो डाल दिया। स्टोव ऑन रहेगा। ओह यस। ओके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, और यहाँ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस डिश की। अब बस आपकी क्रीम जो है जब गाढ़ी होने लगे या ड्राई आउट होने लगे और आपका मिक्सचर अच्छा सा मिक्स हो जाए, तो समझें आपका ये डन हो गया है। ठीक है, सही है। ठीक है, अब इसको हम वो 250 ग्राम के हिसाब से आप 2 कैप्सिकम भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने वेजिटेबल लवर हैं या नहीं। कुछ लोगों के वेजिटेबल्स इतने शौक से नहीं खाई जाती, तो वो चाहें तो कम डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप 2 या 2.5 कैप्सिकम और अनियन डाल सकते हैं। ठीक। जी नाज़रीन, डिश इज़ रेडी। और दिस इज़ रेडी। ये आप इसके ऊपर गार्निशिंग ये इस पर थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे इसको। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना इसका फ्लेवर पसंद है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, और इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने का, इतनी अच्छी मालूमात शेयर करने का, अपने कीमती वक्त का हमारी और काइम टीवी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है जो आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बतूल, और काइम टीवी का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हम इजाज़त लेते हैं आपसे नेमत कदा में, और इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमान नई डिश के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। रमज़ान यूं कायम है, रमज़ान यूं कायम है, रमज़ान।